चलो ठीक है, वो पिछली क्लास से इसमें कंटिन्यू करते हैं। कुछ कारण की वजह से कट गया था, तो ठीक है। तो इस तरीके से ये अगर भी कोई भी धनावेश, कोई भी किसी भी चालक में अगर विद्युत क्षेत्र आरोपित कर देंगे या विभवांतर आरोपित कर देंगे उसके सिरों पर, तो जो इलेक्ट्रॉनों की गति होगी वो परवलयाकार होगी। बस इतना याद रखो और कुछ नहीं, ठीक है। अगर वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा तो क्या होगा, सीधी रेखा में गति करेंगे। क्या होगा, सीधी रेखा में गति करेंगे, ठीक है। इसलिए सीधी रेखा में, सीधी रेखा का मतलब एक परमाणु से दूसरे परमाणु के बीच की जो गति होगी। अगर एक तीसरा परमाणु इन्वॉल्व हो गया तो फिर सीधी रेखा कहाँ हो गई, ये तो फिर टेढ़ी मेढ़ी रेखा हो गई, समझ गए। तो किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य जो पथ होगा वो सीधी रेखा होगा अगर वैद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है, अगर उपस्थित है तो फिर परवलयाकार होगा, ठीक है। बस दो चीज याद रखनी और कुछ नहीं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम से पूछ सकता है, अब पूछने को तो अब यूपी बोर्ड में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो जब चालक के सिरों पर बैटरी या सेल जोड़कर स्थायी विभवांतर उत्पन्न किया जाता है तो चालक के भीतर स्थायी वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। इसके कारण प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत बल F बराबर QE होता है। तो Q की जगह में इलेक्ट्रॉन का आवेश लिखोगे और माइनस चिन्ह लगाते हैं। वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में हमेशा बल लगता है, इसलिए माइनस चिन्ह आप लगाएंगे। क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करता है, अतः इस बल के कारण प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में त्वरित हो जाता है। अतः इलेक्ट्रॉन का त्वरण क्या होगा, ए बराबर में F बाई एम। एफ क्या है, फोर्स होता है, एम क्या इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। तो ये फोर्स की जगह में ये वाली वैल्यू रख दोगे तो माइनस में स्मॉल ई कैपिटल ई अपान में एम। अब जहां एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है तो ये हमें हर एक इलेक्ट्रॉनों पर इतना फोर्स लगेगा, ठीक। अब क्या है, इसके बाद अनुगमन वेग। अनुगमन वेग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डिफिनेशन हमेशा पूछता है, ठीक। यूपी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है कि धातु के भीतर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने पर या विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनियमित गति के ऊपर क्षेत्र की विपरीत दिशा में सूक्ष्म परिमाण की गति अध्यारोपित ये हो जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म नियत वेग से क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। इलेक्ट्रॉनों के इस वेग को अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं। ऐसे VD से प्रदर्शित करते हैं। V इसके बाद D छोटा से बनाना है, हमेशा से प्रदर्शित करते हैं। अब ऐसे भी इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन लगभग 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड माना गया। इसको रटने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे मान लो। कभी कभार ऐसे कभी कभी काम देगा किसी को समझाने में, बाकी इसका यूज कोई पूछते का नहीं कि कितना होता है वेग। ध्यान रखना हो, रख लो कितनी कोटि का होता है, 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड। तो ये वाली डेफिनेशन तुमको रखनी है। धातु के भीतर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनियमित गति के ऊपर क्षेत्र की विपरीत दिशा में, इसको ऐसे समझ लो, धातु के भीतर, ये भीतर है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनियमित गति के ऊपर क्षेत्र की विपरीत दिशा में सूक्ष्म परिमाण की गति अध्यारोपित हो जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म नियत वेग से क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। इलेक्ट्रॉनों के इस वेग को ऐसे फुल स्टॉप लगा लो, इस वेग को अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं। इसको तो रट ही लेना, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और हमेशा पूछा जाता है। एक ही नंबर का पूछता है, लेकिन जब कंफर्म है कि ये पूछा जाएगा तो रट लो। न्यूमेरिकल के साथ कई बार पूछ देगा, एक तो न्यूमेरिकल दे देगा और कह देगा कि अनुगमन मार्ग से आप क्या समझते हैं। तो पता चला 4 नंबर तो तुम न्यूमेरिकल में पा गए, 1 नंबर यहाँ से कट जाएगा, इसलिए ध्यान देना इस बात को। अब ये नोट है, धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक गति की चाल ताप पर निर्भर करती है। जैसे Vrms = √3 kT/m। ये रैंडम मोशन इलेक्ट्रॉन जब वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, इधर उधर गति करते रहते हैं तो टेम्परेचर पर निर्भर करती है। फार्मूला याद रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूपी बोर्ड में नहीं पूछे गए, ठीक है। Vrms इलेक्ट्रॉन की यादृच्छिक चाल
का वर्गमाध्य मूल मान है और के बोल्ट्जमैन नियतांक है। इसकी वैल्यू तो रख लेना, केमिस्ट्री में सबको आएगा के का मान, और ताप केल्विन में है, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्मॉल में। अब यहाँ पे अभी अनुगमन वेग के लिए आगे डेरिवेशन कराएंगे, ठीक है, तो वहां से तुमको बात क्लियर होगी। अभी थोड़ा सा अनुगमन वेग के बारे में ये बता दे रहे हैं तुम लोग को कि जैसे मान लो कि ये धनावेश है, ठीक है, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की तरफ शिफ्ट होते हैं, समझ गए। तो शिफ्ट होते हैं, तो जैसे मान लो कि इस इलेक्ट्रॉन को इधर जाना, इससे टकराया, फिर इससे टकराया, फिर ऐसे टकराते हुए जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक इसका त्वरण बढ़ता है। क्या बढ़ता है? बढ़ने के बाद क्या होता है? जीरो हो जाता है। फिर इस दिशा में इसका वेग थोड़ा सा बढ़ता है, फिर टकराने के बाद जीरो हो जाता है। इसी प्रकार ये वेग बढ़ता है, फिर जीरो होता है, फिर वेग बढ़ता है, फिर जीरो होता है। तो इसका एक लगभग बढ़ा, फिर जीरो हुआ, फिर बढ़ा, फिर जीरो हुआ, फिर बढ़ा, तो उस जो भी वेग होगा उसका औसत मान निकाल लेते हैं, समझ गए। सब इलेक्ट्रॉनों का किसी भी पॉइंट, किसी भी टाइम पे, किसी का तो जीरो होगा, कुछ टकराने के बाद आगे निकल चुका होगा, समझ गए। कुछ इलेक्ट्रॉन टकराने के टक्कर खाने के बाद जैसे इससे टकराने ही वाला होगा, तो उस समय इसका वेग बहुत ज्यादा होगा। कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि टकरा के ही जस्ट निकला है, तो उसमें जो विद्युत क्षेत्र की वजह से जो वेग उत्पन्न होगा, नया एक्स्ट्रा वेग, वो कम होगा। उसका अपना खुद का उसमें वेग तो जो होगा होगा, समझ गए। लेकिन जो बाहरी क्षेत्र की वजह से जो वेग उत्पन्न होगा, जितने देर उसको एक टक्कर खाने के बाद जितना टाइम मिल जाएगा, उतना अपना वेग को बढ़ा लेगा। कोई कोई है कि बढ़ा, जैसा अभी अभी टक्कर खाया है, तो विद्युत क्षेत्र की वजह से जो इसमें वेग उत्पन्न होगा, एक्स्ट्रा वेग, वो थोड़ा सा अभी कम बना होगा, इसमें ज्यादा बना होगा। कोई बीच में होगा तो लगभग बीच का बना होगा, तो किसी में ज्यादा, किसी में कम। किसी पर्टिकुलर टाइम में जब निकालोगे तो किसी में ज्यादा, किसी में कम। तो उन सारे वेगों को जोड़ लेते हैं, सारे वेगों को जोड़ लेते हैं, जितने भी एन इलेक्ट्रॉन है, n1 n तक, और फिर उसका n का भाग दे देते हैं, ठीक है। तो ये इसके जब हम क्या बोलते हैं, सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं? सिग्मा वी आई, और आई इक्वल टू 1 टू कैपिटल एन, एन से भाग दे दिया, तो ये हमारा औसत वेग आ गया। वी डी, यहाँ पे वेक्टर लगा दो, यहाँ पे भी लगा दो, ये हमने सारा नोट्स में आगे लिख रखा है, ठीक है। तो हम एक औसत वेग लेते हैं, समझ गए। कोई इलेक्ट्रॉन का वेग ज्यादा होगा, जो टक्कर खाने के बाद ज्यादा समय मिल गया होगा जिसको वेग बढ़ाने के लिए, किसी किसी का वेग कम होगा जिसको कम समय मिला होगा, जो जस्ट अभी अभी टक्कर हुई होगी। कुछ लोग टक्कर के बीच में होंगे, बीचों बीच रास्ते में होंगे, उनका वेग लगभग मीडियम टाइप का होगा। तो सबको जोड़ के एन का भाग, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक संख्या से भाग दे देते हैं, तो औसत वेग निकल आता है। उसी औसत वेग को अनुगमन वेग बोलते हैं। अब देखो, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में दो क्रमागत टक्करों के बीच इलेक्ट्रॉन का पथ सरल रेखीय होता है। तो ये बात तो एकदम इम्पोर्टेंट है, किसके लिए? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में दो टक्करों के बीच इलेक्ट्रॉन का पथ परवलयाकार होता है। यहाँ पे क्या है? सरल रेखीय होता है। यूपी बोर्ड में पूछ सकता है ये, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देख लो, अब ये मैंने यहाँ पे दिखाया, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ये सीधा जाता है, और उपस्थिति में क्या हो गया, बार बार इसको ठेल दिया। विद्युत क्षेत्र इस दिशा में पहुंचा, बेचारा पहुंचना था, यहाँ पहुंच गया वहां, ठीक। अब है तीसरा पॉइंट, चौथा है, यद्यपि इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर अनुगमन करते हैं, परंतु यह जरूरी नहीं है कि सभी इलेक्ट्रॉनों का वेग निम्न वेग से उच्च, निम्न विभव से उच्च विभव की। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत कम, इसको बहुत गलतियां बच्चे करेंगे। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कैसे? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, ठीक है। COMP लिख दे रहा हूं मैं। कैसे? देखो, ये बहुत, इसमें बहुत बच्चे गलतियां करेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है,
ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन जो इधर जा रहा होगा तो उसमें वैद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर वो यहाँ पहुंच जाएगा। इसका तो वेग इसी दिशा में बढ़ा जिधर सॉरी क्षेत्र के विपरीत दिशा में बढ़ेगा। मान लो इधर धनावेश है, इधर ऋणावेश है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस दिशा में होगी, ठीक है। तो क्षेत्र की विपरीत दिशा में होगा। तो ये कह रहा है कि जरूरी नहीं कि सारे इलेक्ट्रॉन उच्च विभव से निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। निम्न विभव ये है, उच्च विभव ये है। निम्न विभव निगेटिव वाले को बोलते हैं, उच्च विभव पॉजिटिव वाले को बोलते हैं, ठीक है। तो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जरूरी नहीं है। मान लो एक इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा था, इधर पहुंचने के बाद अगर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया तो ये यहाँ पहुंचेगा, पहुंचेगा कि नहीं ऐसे। तो जब ये पहुंचेगा तो इसकी दिशा क्या, ओवरऑल तो ये क्या है, ये जहां पहुंचना था उससे पीछे ही रह गए, लेकिन क्या है, ये उच्च विभव से निम्न विभव की ओर इसकी गति है कि नहीं है। क्यों, इसकी दिशा क्या है, इसकी दिशा जो है इस दिशा में है। ये वाले इलेक्ट्रॉन की अगर देखें तो समझे। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉन की गति हमेशा, बस ये है कि विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर ये ओवरऑल थोड़ा से इधर खिसक जाएगा, ठीक है इसका पथ, लेकिन ये विपरीत दिशा में भी जा सकता है। जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ आना था, ये धनावेश है, ये यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला, उसको यहाँ पहुंचना था, तो यहाँ पहुंचने के बजाय यहाँ रह जाएगा, वो थोड़ा पीछे रह जाएगा, लेकिन इसकी दिशा किधर रहेगी, इसी दिशा में तो रहेगी, समझे। तो हमेशा जरूरी नहीं है कि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। अब जिसकी दिशा इस दिशा में होगी तो क्या होगा, यहाँ पहुंचने के बजाय वो उतनी टाइम में यहाँ पहुंच जाएगा कि नहीं, थोड़ा आगे खिसक जाएगा। इसकी तो उसी दिशा में है, क्षेत्र के विपरीत दिशा में है इसकी दिशा, इसकी क्षेत्र की दिशा में। तो इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा क्षेत्र की दिशा में भी हो सकती है और क्षेत्र की विपरीत दिशा में भी हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वो है। ये इस पे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, बच्चे गलती करते हैं। 3 नंबर का आएगा क्वेश्चन, चाहे वो तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करो चाहे ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर दो, पढ़ के कर दो। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, ध्यान रखना इस बात को। अब है तुम्हारा धारा घनत्व। टाइम कितना हो गया, अब खत्म कर देते हैं, थोड़ी देर पढ़ा के। किसी चालक में किसी बिंदु पर धारा घनत्व एक सदिश राशि है जिसका परिमाण उस बिंदु के पारितः लिए गए एकांक क्षेत्रफल के अविलंबवत गुजरने वाली धारा के बराबर होता है तथा जिसकी दिशा उस बिंदु पर धारा की दिशा के अनुदिश होती है, इसे वेक्टर जे से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लो ये क्रॉस सेक्शन है, ये तुम्हारा चालक तार है, ये उसका क्रॉस सेक्शन है, इससे धारा कितनी बह रही, आई। इसका अगर धारा घनत्व निकालेंगे तो जो एरिया होगा, एरिया का भाग दे देंगे और धारा की जो दिशा होगी उस दिशा में उसको यूनिट वेक्टर से गुणा कर देंगे। मान लो ये एक्स एक्सिस में है तो आई का गुणा कर देंगे, जे अगर इस एक्सिस में जे होता तो वाई होता तो जे का गुणा कर देते। तो इस तरीके से ये धारा घनत्व, ये वाला यूपी बोर्ड में बहुत पूछा जाता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट फॉर यूपी बोर्ड, बहुत ज्यादा। धारा घनत्व तो पूछेगा, ये फिगर बना देना, बस एक ही फिगर बना देना, काम हो जाएगा। किसी चालक के बिंदु P पर धारा की दिशा के अवलंबित सूक्ष्म क्षेत्रफल डेल्टा एस है। ये इसका क्षेत्रफल कितना है, डेल्टा एस है। यदि इस क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा डेल्टा आई हो तो माध्य धारा जे डेल्टा आई अपान में डेल्टा एस। चूंकि ये बहुत ज्यादा सूक्ष्म नहीं है, जितना होना चाहिए उतना पर्याप्त नहीं है। अगर धारा घनत्व एक्चुअली हमको दिखाना है तो फिर लिमिट लगानी पड़ेगी, डेल्टा एस टेंडिंग टू जीरो। मैंने क्या बोला था, हर को हमेशा जीरो कर देते हैं, यहाँ पे एस होगा, डेल्टा एस को हर में जो पॉइंट लिखा होगा उसको जीरो कर दो, वो डी आई अपान में डी टी। जो डी आई जो अवकलन के फॉर्म में जो भी पद होंगे वो एकदम से एग्जैक्ट या तत्क्षणिक चीज को प्रदर्शित करते हैं। तो उस तरीके से ये एग्जैक्ट चीज को यहाँ पे तत्क्षणिक नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे टी का तो भाग है नहीं, ठीक है। तो ये धारा घनत्व तो सिंपली हो गया। तो इस फॉर्म में भी पूछ सकता है, इस फॉर्म में दोनों का अगर दे दे तो दोनों में ये वाला सही होगा, ये वाला तो औसत के लिए है, ठीक है, ये तो औसत धारा के लिए। यदि धारा एक क्षेत्रफल एस से हो करके एस आई, धारा आई क्षेत्रफल एस से होकर के एक समय
एक समान रूप से अवलंबवत गुजर रही हो तो क्षेत्रफल के प्रत्येक बिंदु पर धारा घनत्व J इक्वल टू आई अपान एस होगा। समझ गए? J इक्वल टू आई अपान एस। अगर हर जगह समान रूप से होगा, कहीं पे कम होगा कहीं पे ज्यादा होगा, तो उसका अलग से नियम निकलेगा। वो उसके कहने का मतलब ये है कि मान लो कि ये तुम्हारा इतना बड़ा एरिया है, यहाँ पे धारा कम बह रही है, यहाँ पे ज्यादा बह रही है धारा घनत्व। तो उतने ही एरिया में, इतने बड़े एरिया इसमें भी, इतने बड़े एरिया इसमें, इसमें I1 बह रही धारा, इसमें I2 बह रही है। लेकिन क्या होगा, I2 जो है I1 से ज्यादा होगा। रियल में तो यही होता, तार के किनारों पर ऊपरी सतह पर धारा ज्यादा बहती है यहाँ पे। समझ गए? यहाँ पे ऊपरी सतह, बीच में सेंटर में कम धारा बहती है, तो I1 जो होगा I2 से ज्यादा होगा। हमारे को सिलेबस में है नहीं, तो जब हमारे सिलेबस में नहीं है तो पूरे तार में लगभग समान धारा मान के हर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। तो अगर हर जगह में समान रूप से धारा बह रही, यहाँ भी हर एक एरिया में सेम सेम एरिया सबका सेम लिया तो धारा भी सेम जा रही, तो उसको समान धारा, एक समान धारा बोलेंगे। तो उसके लिए फार्मूला निकलेगा, जो टोटल धारा बह रही है, टोटल धारा ले लो और टोटल एरिया का भाग दे दो, धारा घनत्व तो निकल आएगा। अगर कहीं कम होता कहीं ज्यादा होता तो फिर उस इस वाले एरिया को अलग निकालते, फिर इस एरिया को अलग निकालते, इस एरिया के लिए अलग निकालते न पड़ता। ठीक। अब नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है कि नोट, यदि क्षेत्रफल ये ds की दिशा तथा धारा की दिशा के बीच का कोण थीटा, यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, यहाँ पे इसलिए डैश लगा दिया। तो क्या होगा, जैसे जैसे मान लो कि धारा की दिशा तुम्हारी, जैसे ये तुम्हारा वो है चालक तार है, ठीक है। अब किसी ने ये वाला एरिया कंसीडर किया, अब किसी ने थोड़ा से बुद्धि लगाया, वो बोला कि नहीं मैं ये वाला एरिया लूंगा, यहाँ से यहाँ तक लूंगा और ये वाला एरिया लूंगा। समझ गए? ठीक। जैसे कोई कोई लकड़ी होती है, उसको ऐसा काटो, मतलब कि ऐसा काट दो, या उसको ऐसे तिरछा काटोगे, तिरछा काटोगे तो क्रॉस सेक्शन मिलेगा, वो ज्यादा एरिया मिलेगा। समझ गए? तो ज्यादा एरिया मिलेगा, धारा तो उतनी ही बह रही है। यहाँ से जो धारा घनत्व तो निकालोगे तो आई अपान में एस निकलेगा, अगर इसका क्षेत्रफल एस है और धारा आई है। ठीक है, तो यहाँ भी धारा घनत्व तो सेम ही निकलना चाहिए, तो यहाँ पे एरिया ज्यादा। समझ गए? अगर अगर इस एरिया का भाग दे दोगे तो तब तो धारा घनत्व तो कम हो जाएगा। धारा घनत्व तो कम होने के लिए क्या, अब इसमें क्या है, इसमें अगर इसमें इस इसमें जो इसका एरिया वेक्टर बनाओगे इस दिशा में बनेगा, और धारा की दिशा जो होगी वो इस दिशा में होगी, तो इनके बीच में कितना कोण है, थीटा का कोण है। ठीक है, तो क्या करते हैं, फिर हम क्या करेंगे, अभी इस वाले एरिया को लेंगे तो ये एरिया, ये वाला एरिया अगर S1 है तो ये वाला एरिया S2 ज्यादा होगा, 100% ज्यादा होगा। तो हम J निकालेंगे तो I अपान में S2 और cos थीटा कर देंगे। जैसे ये दोनों, इन दोनों के बीच में ये वाला का जो अभिलंब है इस दिशा में होगा, इस वाले एरिया का, इसका इस दिशा में होगा, दोनों के बीच का कोण देखेंगे तो थीटा होगा। इसको थोड़ा पीछे बढ़ाएंगे तो ये होगा। तो धारा की बहने की दिशा से अगर कोई भी धारा इस दिशा में बह रही है, इसका क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा ये है या अभिलंब की दिशा ये है, तो दोनों के बीच का कोण अगर थीटा है तो उस एरिया में cos थीटा का मल्टीप्लाई कर दोगे तो धारा घनत्व एग्जैक्ट निकल आएगा। ध्यान देना इस बात को, ठीक है। तो धारा घनत्व तो हमेशा सेम ही आएगा, ठीक है। एरिया अगर चेंज भी कर दोगे, ऐसे कर दोगे तो तब तो फिर तब भी निकलेगा, ऐसी बात नहीं है। हालांकि इस केस के लिए अनडिफाइंड होना चाहिए। चलो, तो यहाँ से देखो एस cos थीटा ले लिया, ये फिगर हमने इधर बना रखा, तो फिगर को इधर ध्यान देना, ये वाला फिगर है, ठीक है। तो इसमें मैं कहा तो लिख दूं चित्र ए, इसको लिख दूं चित्र बी। ये वाला चित्र ए किसके लिए है, इसके लिए हो जाएगा, इसके लिए, ठीक। चित्र बी ये इसके लिए हो जाएगा, ठीक है। तो डी आई इक्वल टू, अब देखो डी कॉस थीटा, इसको इसी से हमने एक चीज डी आई बराबर में क्या निकाला, जे डॉट डी एस। इसको जब मॉड लेंगे तो यही चीज मिलेगी हमको। जैसे इसको इधर ले आए तो डी आई बराबर क्या बनेगा मेरा,
डी आई बराबर बनेगा जे डी एस और cos थीटा। तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये इस तरीके से बनेगा कि नहीं बनेगा। इसका मॉड ले लेंगे तो ये बन जाएगा। तो इस तरीके से वेक्टर फॉर्म में जब भी लिखेंगे तो आई तो अदिश राशि है तो इसमें कभी भी वेक्टर नहीं लगाएंगे, लगाएंगे किसमें जे और एरिया डीएस में लगाएंगे, दोनों के अंदर बीच में डॉट लगा देंगे। एरिया जो है दोनों अदिश और सदिश दोनों फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। ये कहानी हो गई आई बराबर जे डॉट डी एस। समीकरण एक के ये क्या है, यहाँ पे लिख लो। आता है समीकरण एक से धारा को धारा घनत्व का फ्लक्स भी कहते हैं। क्या हो गया, धारा घनत्व है, उसमें एरिया का मल्टीप्लाई कर दिए, ये फ्लक्स हो गया। एरिया से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं, किसी सदिश राशि को, तो फ्लक्स मिलेगा उसका। तो धारा क्या होगी, धारा घनत्व के फ्लक्स को एक प्रकार से बोलेंगे। तो कभी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में इस लाइन को, यहाँ से यहाँ तक इतना ध्यान रखना बस इस सेंटेंस को, और कुछ सारी चीज भूल जाओ। अब इसका मात्रक क्या होगा, धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर, और एरिया का मात्रक है मीटर स्क्वायर। काम खत्म, बीमा एल स्क्वायर, एम्पियर का ए और एल स्क्वायर के लिए एल की घात -2। अब अगला है हमारा, किसी चालक में धारा का मान सर्वत्र समान आता है असमान परिच्छेद के चालक में। तो किसी भी चालक में धारा का मान हमेशा समान रहेगा, ठीक है, वो बदलेगा नहीं कि कहीं कम रहे ज्यादा। अगर परिच्छेद घट बढ़ रहा है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, धारा घनत्व तो कम ज्यादा हो जाएगा लेकिन धारा हमेशा सेम रहेगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे जिस किसी पाइप में पानी बह रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, पानी का बहाव थोड़ा स्लो रहेगा, यहाँ पे क्या हो रहेगा, फास्ट रहेगा, समझ गए। यहाँ पे धारा का घनत्व ज्यादा होगा, नहीं कम होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा। कैसे, आई अपान ए करोगे, आई अपान ए करोगे, आई तो जो रहेगा सेम रहेगा, यहाँ पे एरिया ज्यादा है तो वैल्यू कम आएगी, यहाँ पे कम है तो वैल्यू ज्यादा आएगी जे की। तो आई बराबर में J1S1 इक्वल टू J2S2 इक्वल टू नेता। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो कभी भी इधर से अगर जितना पानी प्रति सेकंड प्रवाह कर रहा होगा, इधर से उतना प्रवाह करके निकल भी रहा होगा। तो पाइप की एक ही पाइप है, अगर मोटा हो या पतला हो तो उससे कुछ असर नहीं पड़ता, ठीक है। जिस प्रकार पानी के बहाव पानी में पाइप में पानी बहता है, उसी प्रकार से धारा चालकों में बहती है, समझ गए। तो इसमें इस बात को उसी तरीके से ध्यान रखना। अगर आगे जाके फिर से ये मोटा हो जाएगा, पाइप की त्रिज्या बड़ी हो जाएगी, तब भी धारा उतनी रहेगी, ठीक है। धारा घनत्व तो अलग अलग हो जाए। अब है धारा घनत्व चालक के भीतर किसी बिंदु का अभिलाक्षणिक गुण होता है, ना कि संपूर्ण चालक का। धारा घनत्व चालक के भीतर, अब ये क्या है कि इसको अगर रटना हो तो परीक्षा के पर्पज से रख सकते हो, बाकी ये जो है उतना एक सेकंड अब इसको थोड़ा से बना देते हैं 10 मिनट का। ये हो गया, यहाँ पे इतना ध्यान देना। धारा घनत्व चालक के भीतर किसी, ये तो हो गया। ये पॉइंट जो है ध्यान रखना हो रख लो कॉम्पिटिटिव पर्पज से, ठीक है, कि धारा घनत्व न कि संपूर्ण चालक का धारा क्या लिखा, धारा घनत्व चालक के भीतर किसी बिंदु का अभिलाक्षणिक गुण है, ना कि संपूर्ण चालक का। कहने का मतलब इसके अंदर मतलब इस पॉइंट का या इस पॉइंट का या इस पॉइंट का पॉइंट वाइज धारा घनत्व चेंज होती है, समझ गए। पूरे चालक के लिए सेम धारा घनत्व नहीं हो सकता है, कहने का मतलब ये है उसका अलग अलग जगह पे अलग अलग होगा, ठीक है। ना कि संपूर्ण चालक का। धारा घनत्व चालक का सूक्ष्म गुण है, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, समझ गए। एक होता है माइक्रोस्कोपिक, माइक्रो का मतलब होता है बड़े बड़े लेवल। जैसे इसके विपरीत धारा संपूर्ण चालक के का अभिलाक्षणिक गुण होता है, अतः विद्युत धारा को स्थूल गुण कहते हैं। स्थूल गुण मतलब माइक्रोस्कोपिक, माइक्रो इसमें कैपिटल ए, इसमें ए है MACRO, इसमें आई है MICRO, माइक्रो और माइक्रो। कहने का मतलब ये है ये चालक जो है इतना बड़ा एरिया है तो पूरे के लिए सेम धारा कंसीडर होगी, जितनी धारा यहाँ से ले जाएगी उतनी धारा यहाँ से पूरे से, समझ गए।
और धारा घनत्व हर एक पॉइंट पे अलग अलग हो सकती है, ठीक है। चलो ये हो गया। इसमें माइक्रोस्कोपिक, स्थूल और सूक्ष्म, ये शब्द याद रखना हो, याद रखना माइक्रो और माइक्रो, कभी भी आएगा ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो इंग्लिश भी लिख के आएगी, तो ध्यान रख। धारा घनत्व माइक्रो है और धारा माइक्रो है। जब क्वेश्चन बनेगा तो यही बनेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, यूपी बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट, ये वाले दोनों, ठीक है। इम्पोर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव, तो कॉम्पिटिटिव वाला तो मत ही याद करना, क्लियर बता दे रहा हूँ, ठीक है। पहले यूपी बोर्ड वाला तैयार करो, बाकी जो ये तो सब अपने आप याद हो जाएंगे जब यूपी बोर्ड, तो कॉम्पिटिटिव वाले छोड़ देना, अभी कोई नहीं याद करना, क्लियर बता दे रहा हूँ। अब हमारा ओम का नियम। ओम का नियम क्या है? यदि किसी चालक में भौतिक अवस्थाएं दाब ताप आदि अपरिवर्तित रहे तो चालक के सिरों का विभवांतर, चालक, यहाँ पे कामा लगा दो, चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। अर्थात V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, अर्थात अगर यहाँ पे प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाएंगे तो एक स्थिरांक लगाएंगे, कोई नेतांक लगाएंगे, वहां पे R लगा देते हैं तो R इक्वल टू V अपान I। यही हो गया ओम का नियम, ठीक है। तो ओम का नियम जो है हाई स्कूल में पढ़े होगे, वहां से लिख लेना, तुम्हारी बुक में भी लिखा होगा लास्ट में, समरी जो लिख रही होती है एनसीईआरटी की। ये इंपॉर्टेंट है, ओम का नियम कभी कभी पूछ देगा, ठीक है, यूपी बोर्ड, हालांकि हाई स्कूल के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड, ठीक। अब है प्रतिरोध। प्रतिरोध जो है चालक के सिरों के बीच का विभवांतर V तथा इसके कारण चालक में प्रवाहित धारा I के अनुपात को चालक का प्रतिरोध कहते हैं, और इसे R से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे एक शब्द और लिखना पड़ेगा, नियतांक। नियतांक बोला था ना मैंने, एक नोट में हमने लिखवाया था, ये इतना और भी लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जब तक नियतांक शब्द नहीं लिखेंगे तब तक ओम का नियम कंप्लीट नहीं होगा। तो चालक के सिरों के बीच का विभवांतर तथा इसके कारण चालक में प्रवाहित धारा I के अनुपात को चालक का प्रतिरोध कहते हैं, इसे R से प्रदर्शित करते हैं, V R इक्वल टू V अपान I। इसमें नियतांक नहीं होगा, समझ गए, जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो ये नियतांक हो भी या नहीं हो भी तो इसमें लिखेंगे नहीं, अब है कि नहीं है क्या कुछ पता ही नहीं, मैंने इसका समझाया भी था तुम लोगों को अलग तरीके से, ठीक है। तो मात्रक ओम होता है इसका, ओम की परिभाषा इसमें आ गई, अब देखो। अच्छा, इसको मैंने समझाया था इस तरीके से कि ओम का नियम और प्रतिरोध में डिफरेंस क्या है। ओम का नियम क्या होगा, मान लो कि कोई चालक तार है, सॉरी कोई तार है, ये इसमें धारा इसमें किसके सिरों पर विभवांतर, मान लो इधर 100 है, विभवांतर 100 है, धारा कितनी बह रही 5 एम्पियर, फिर विभवांतर तुमने कितना कर दिया 200, धारा कितनी बहेगी 10 एम्पियर। तो इसके लिए ये V है, ये I है, R इसके लिए निकालोगे तो 20 निकलेगा, इसके लिए भी R निकालोगे 20 निकलेगा, दोनों केस में प्रतिरोध बराबर है, इसका मतलब ओम का नियम का पालन कर रहा है ये। अगर यही हो, अगर यही के बजाय अगर मैं कह दूं कि दूसरा कोई तार है, ये इसमें V कितना है 100, I कितना है 5, R कितना निकलेगा 20, V अपान I करोगे, इसमें V कितना है 200, और I कितना हो जाए यहाँ पे 40, सॉरी 20, तो R कितना निकलेगा यहाँ पे 10 ही निकलेगा, पहले कितना निकला था 20, अब कितना निकला कम निकला, लेकिन R तो निकाल ही रहे हैं हम, R किससे निकाल आ रहे हैं V अपान I करके ही तो निकाल रहे हैं, यहाँ पे भी R V अपान I करके निकाल रहे हैं, तो लेकिन क्या है ये वाला R इसके बराबर नहीं है, तो ये ओम का नियम का पालन नहीं करेगा, ये प्रतिरोध केवल प्रदर्शित करेगा ये वाली वैल्यू, ठीक। तो अलग अलग विभव के लिए अलग अलग प्रतिरोध है, तो ऐसे नियम को, ऐसे प्रतिरोध को सिर्फ प्रतिरोध ही बोलेंगे, ओम का नियम का पालन नहीं कर रहा वो, ठीक है।
तो ये हो गया, ये ओम का ये हो गया प्रतिरोध की परिभाषा, और ये हो गया ओम के नियम की परिभाषा। ध्यान रखना, ये बहुत लोग बहुत ध्यान नहीं देते, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकता है। ओम की परिभाषा, ये मैंने बहुत पहले भी तुमको ये ट्रिक बता दिया था कि जबकि किसी भी चीज, ओम क्या है, ओम मात्रक है। मात्रक की परिभाषा जब लिखते हैं तो जिसकी परिभाषा लिखनी है उसको एक तो बाएं साइड कर लो, बाकी जो बचे उनको दाहिने साइड कर लो, फिर सबको एक एक करके 1 कर जाओ। v इक्वल टू 1, I इक्वल टू 1, R इक्वल टू 1/1 इक्वल टू 1 ओम। अब इसको परिभाषा बनाएंगे। यदि किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित लगाने पर उसमें प्रवाहित धारा I हो तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। ठीक है, तो कोई चालक तार है, उसके मान लो ये वाला कोई चालक तार है, इसके सिरों पे हमने 1 वोल्ट विभवांतर लगाया, इस समय प्रवाहित धारा 1 एम्पियर है, तो इस चालक का जो प्रतिरोध होगा वो 1 ओम कहलाएगा। तो इस तरीके से ये वाला जो तरीका है ये हम पहले भी बता चुके हैं। यहाँ पे V जो होगा SI यूनिट में रहेगा और I भी SI यूनिट में रहेगा। ठीक है, ध्यान देना। तो उसी यूनिट में फिर हमारा ओम आएगा। ओम भी SI यूनिट का है। जिस यूनिट का तुमको परिभाषा लिखनी है, ओम क्या है, SI पद्धति का मात्रक है, इसलिए इसको भी SI में लिखोगे और इसको भी SI में लिखोगे। ठीक, अब R की बीमा क्या है, V/I। अब V क्या होता है, W/Q होता है। V का डायरेक्ट बीमा तो बना नहीं सकते, W/Q। W का तुम्हें पता है क्या होगा, ml² T-2, और Q तो IT होता ही है, तो AT लिख दिया, Q नीचे है ना, I का A और T का कैपिटल T, और जो है A के I पहले से था, इसका सॉल्व करोगे तो ml² A-1 और T -3 इतना आ जाएगी बीमा। ये बीमा निकाल के ध्यान रखना। V की बीमा डायरेक्ट ढूंढोगे कभी नहीं मिलेगी, V को W/Q हमेशा याद रखना, तुमको मिलती रहेगी लगातार। ठीक है, तो इस तरीके से